नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कमल एजुकेशन पॉइंट पर। आज के लेक्चर में कहानी एक ऐसे तानाशाह की सुनाने जा रहा हूं जो इंसानों के वेश में बिल्कुल एकदम जानवर था, जिसके लिए लोगों की जान लेना एक खेल था। देखिए 1930 और 1940 के दशक में ये ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया की बैंड बजा के रखी थी, जिसके ईगो के चलते लगभग 3 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, यानी कि 3 करोड़ लोगों का हत्यारा था। देखो 3 करोड़ का आंकड़ा एक कम नहीं होता है। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, 3 करोड़ में 300 लाख, तो 300 लाख लोगों की हत्या इस बंदे ने की थी। और जिसमें से 60 लाख जो है यहूदी थे। ठीक है, तो 60 लाख यहूदियों को मारना यानी कि पूरा एकदम जीनोसाइड कर दिया था। इसका स्टेटमेंट भी था कि मैं यहूदियों की जो नस्लें हैं उनको खत्म कर दूंगा। तो यहूदियों से आखिर ये क्यों इतना चिढ़ता है? इसका स्कूली जीवन कैसा था, व्यक्तित्व कैसा था, बाद में जो है युवावस्था इसकी कैसे रहती है, संघर्ष में रहती है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता, खाने तक के इसके पास पैसे नहीं होते हैं, सड़क के किनारे सोता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, किस तरह से संघर्ष करके जर्मनी की सत्ता तक पहुंचता है, वहाँ का चांसलर बनता है, और अपना अंत समय में आखिर क्या परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि एक सेना के बंकर के अंदर इसको सुसाइड करना पड़ता है, गोली मारकर खुद को आत्महत्या करता है। और आत्महत्या करने के ठीक एक दिन पहले ये शादी भी करता है। तो पूरी कहानी आपको विस्तार से के साथ इसकी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए इसका बचपन आखिर कैसा था। तो इसका जन्म होता है 20 अप्रैल 1889 को। ऑस्ट्रिया में एक गांव है ब्रनाउ, ठीक है, वहाँ पर ठीक सवेरे 6:30 बजे इसका जन्म होता है। पिता का नाम था एलॉइस हिटलर और माता का नाम था कियारा पॉल्स। ठीक है, तो जो एलॉइस हिटलर थे वो एक सिविल सर्वेंट थे, ऑफिसर थे, और पिता की इच्छा थी कि जैसे मैं बड़ा ऑफिसर हूँ वैसे ही मेरा बेटा हिटलर भी पढ़ लिख करके ऑफिसर बने। लेकिन एडोल्फ हिटलर, मैं बता चुका हूँ कि पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, खत्म था, हैंड राइटिंग इतनी गंदी की स्कूल के टीचरों से हमेशा पीटता रहता था। तो ये जो है एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। ठीक है, आर्टिस्ट मतलब आप जानते हैं ड्राइंग करने वाले, हालांकि इसकी आर्ट वार्ट अच्छी नहीं थी। तो जो भी अभ्यर्थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस लाइन को स्टार बना के लिख लें कि हिटलर क्या बनना चाहता था। बहुत सारे पेपर में पूछा गया सवाल है कि हिटलर आर्टिस्ट बनना चाहता था। तो आप लोग सोच रहे होंगे काश बन जाता, ठीक है, और अगर बन जाता आर्टिस्ट तो आज शायद दुनिया का नक्शा ही अलग होता, शायद इतने करोड़ों लोगों की मौत नहीं होती, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, तो बहुत कुछ नहीं होता। लेकिन अब बन नहीं पाया तो ये दुनिया का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। तो देखो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है अक्सर कि हिटलर क्या बनना चाहता था। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए इसका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। स्वास्तिक आपने देखा होगा, एक क्रॉस तो मैं नहीं कहूँगा, स्वास्तिक चिन्ह देखो सभी लोग जानते हैं। हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं बिना स्वास्तिक चिन्ह के संपन्न नहीं होते। अगर आपको नहीं पता है स्वास्तिक चिन्ह क्या है तो आप जो है इंटरनेट मीडिया पर इसको देख सकते हैं। तो दो सवाल यहाँ से बनते हैं, हिटलर की नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, स्वास्तिक था, और हिटलर क्या बनना चाहता था, तो वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया। तो देखिए अब इसके स्कूली जीवन की बात हम करते हैं, थोड़ा सा बचपन की ही अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। ठीक है, इससे पहले 3 बच्चे इनके पिता के हुए थे, लेकिन वो तीनों बच्चों की ही जो है मौत हो जाती है। तो चौथे बच्चे जो है एडोल्फ हिटलर हैं, और एडोल्फ हिटलर को इसके माता पिता काफ़ी लाड़ प्यार के साथ पालते हैं, इसकी सारी इच्छाओं को जो है पूरा करते हैं, क्योंकि इससे पहले के 3 बच्चे मौत हो जाती है। तो थोड़ा सा इस पर जो है विशेष रूप से वो चीज़ें थी इनके माता पिता की। तो नतीजा क्या होता है कि ये बहुत ही ज़िद्दी हो जाता है, क्योंकि माता पिता के सामने जो इच्छाएँ करते हैं वो उसकी पूरी कर देते हैं। तो बहुत ही ज़िद्दी और बहुत ही घमंडी टाइप का हो जाता है, अपने घर में भी अपने सिवाय किसी दूसरे की चलने नहीं देता था। ठीक है, तो इस तरह का व्यक्तित्व इस व्यक्ति का था। फिर जब स्कूली जीवन की बात करें तो पढ़ने में इसका डब्बा गोल था पूरी तरह से, कुछ नहीं था। हैंड राइटिंग इतनी बुरी थी कि स्कूल के टीचर इसको मारा करते थे। देखो हाई स्कूल का इसका बड़ा फेमस किस्सा है कि आमतौर पर बच्चे 1-2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर 6-7 सब्जेक्ट भी होते, कभी कभार मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, ऐसे सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति था जो हाई स्कूल में सारे के सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। ठीक है, हैंड राइटिंग इसकी इतनी गंदी थी कि इसके टीचर इसकी कॉपी चेक करना ही पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो अब ये समझ गया कि जैसा उसके पिता चाहते थे कि ये भी अपने पिता की तरह ऑफिसर बने, सिविल सर्वेंट बने, तो ऐसा इसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो स्कूली शिक्षा है इससे हो नहीं पाती थी, और इसने जो है स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था। हालांकि उसके बाद में हाई स्कूल पास कर लेता है, और बताया जाता है कि जिस दिन ये हाई स्कूल पास करता है अपने दोस्तों को ये पार्टी देता है, अपने स्कूल में शराब पीकर पहुंच जाता है और इतना हंगामा वहां पर करता है। बताया जाता है कि वहां पर इसकी जमकर पिटाई होती है उसके बाद, और इसको अपनी गलती का उसके बाद एहसास भी होता है कि उसने गलत किया।
और अपने जीवन में कसम खा लेता है कि दोबारा आज के बाद कभी भी शराब नहीं पिएगा। और बताया जाता है कि हिटलर ने इस दिन से लेकर अपने अंत समय तक कभी भी शराब नहीं पी। हालांकि वो सिगरेट पिया करता था और वो कोकेन का बहुत शौकीन था। कोकेन भी एक तरह का ड्रग होता है, तो उसका बहुत शौकीन हिटलर को बताया जाता है। तो देखो, हिटलर का जहाँ तक स्कूली जीवन, पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो हिटलर बिल्कुल ख़त्म था, कुछ नहीं आता था इसको। लेकिन लेकिन इसको जो है स्कूलों में जो चीज़ें पढ़ाई जाती इसमें इसका शौक नहीं था, लेकिन इसको हिस्ट्री और पॉलिटी का बहुत शौक था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। जो हमारे हिस्टोरिकल पर्सन्स होते हैं उनके बारे में जानना, जो पॉलिटिशियंस थे उनके बारे में जानना, इसको बहुत ही ज़्यादा शौक था। और बताया जाता है कि ये लोगों से इस प्रकार के टॉपिक्स पर डिबेट्स भी किया करता था। और इसके बारे में बहुत ही फेमस है कि जब ये डिबेट्स करता था और अगर कोई व्यक्ति इसकी बातों से सहमत नहीं होता था तो वो इसको इतना गजब का डांटता था, उस पर ऐसे चिल्लाता था कि सामने वाला थर थर कांपने लगे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि किस तरह का व्यक्ति तो इसका रहा होगा। बचपन से ही बिल्कुल एकदम लड़ाकू टाइप का, अड़ जाएगा अपनी बात पर, ठीक है, और डिबेट्स करेगा। अगर सामने वाला कोई दूसरा तर्क देने का प्रयास करे तो उस पर ऐसा चिल्लाएगा, उसको ऐसा डांटेगा कि वो बिल्कुल कांपने लग जाता था। तो इस तरह का व्यक्ति था। हाँ, वक्ता बहुत अच्छा था, भाषण बहुत ही गजब के देता था, ठीक है, और इसी गुण की वजह से जो है ये सत्ता तक पहुंचा। मुसोलिनी जो है इटली का तानाशाह, फासिस्ट तानाशाह, मैंने आपको बताया था इससे पहले इसकी बायोग्राफी कवर की थी, हिटलर का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, ठीक है, हिटलर को हर जगह पे कॉपी करता था और इसी को कॉपी करने की वजह से वो भी सत्ता में पहुंचा, वो भी डिक्टेटर बना वहाँ का, ठीक है, और बड़े गजब गजब के भाषण दिया करता था। लेकिन देखिए, तो अभी तक तो मैंने आपको इसके स्कूली जीवन के बारे में बताया था। अब देखो क्या होता है, 1903 में इसके पिता की मौत हो जाती है और 1906 में इसकी माँ की भी मौत हो जाती है। तो सोचिए, 1889 में पैदा हुआ और यही कुछ 20 साल के आसपास में इसके माता पिता लगभग दोनों चल बसते हैं, 20-22 साल के आसपास में। तो इसके बाद जो है इस पर गरीबी छा जाती है देखते ही देखते, ठीक। अब तक तो बहुत अच्छा जीवन इसका चल रहा था, पिता इसके ऑफिसर थे बहुत बड़े, ठीक है, तो जब तक वो हैं तब तक तो इसका बढ़िया चल रहा था। तो 1906 में, 1903 में पिता की मौत होती है, फिर भी माता थी तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1906 में जब इसकी माता की भी मौत हो जाती है 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे के दिन, इसके बाद धीरे धीरे जो है इस पर गरीबी छाने लगती है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की सड़कों पर बताया जाता है कि ये भटकता रहता था, डिप्रेशन में चला गया था बहुत ही ज़्यादा, कोई घर बार इसका नहीं, खाने के लिए कुछ था नहीं इसके पास, ठीक है, खाने के लिए भी होता लेकिन इसका व्यवहार इतना अजीब सा था, बहुत ही घमंडी टाइप का था, लोगों से कभी मूडी टाइप का था, कभी बातें करेगा तो कभी करेगा ही नहीं। तो इस तरह के बिहेवियर की वजह से इसके जो क्लोज रिश्तेदार थे वो भी इसको कुछ खास पूछा नहीं करते थे। तो न इसके पास खाने के लिए कुछ था, न पहनने के लिए कपड़े, एकदम बदबूदार टाइप के थे, जो है सड़कों पर ही घूमता रहता था, कभी वहीं पर सो जाता था, कभी पानी मिल जाए तो नहा लेता था। तो इस तरह का था। लेकिन ध्यान रखिएगा, भले ही मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने में बिल्कुल ज़ीरो था, लेकिन चालाक बहुत था, ठीक है, होशियार बहुत था, चालाक बहुत था, ठीक है, यानी कि बेवकूफ़ टाइप का नहीं था। तो जब से इसके माता पिता की मौत होती है 1903 में पिता की, 1906 में माता की, तो तब से इसके जीवन पर संघर्ष लगातार चलता रहता है जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाता है, ठीक है। तो वो समय इसके जीवन का बहुत ज़्यादा संघर्ष का था। अब क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध आपका शुरू हो जाता है, मैंने आपको बताया था 1914 से लेकर 1918 तक होता है, फिर वर्साई की संधि होती है, इसके द्वारा ये वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अब हिटलर उस समय था, युवा था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था? तो जी हाँ, बिल्कुल लड़ा था, लेकिन मिलिट्री स्किल्स इसमें कुछ खास थी नहीं, बहुत ही दुबला पतला टाइप का था। और ऐसा बिल्कुल इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि बंदूक चला के दुश्मनों को मार पाएगा, तो ऐसी स्किल्स इसके पास नहीं थी। हाँ, रनर बहुत अच्छा था, दौड़ता बहुत ही बढ़िया था। तो इसको जो है संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर के पद पर नियुक्त किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अगला, ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर क्या था? एक सैनिक था, संदेशवाहक था, या फिर आर्किटेक्ट, मतलब जो पुल वुल बनाते हैं, इंजीनियर था? इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर क्या था? एक संदेशवाहक था, यानी कि एक मैसेंजर था। और इसको जो है बाकायदा एक गोली भी लगी थी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो इसको आयरन क्रॉस भी दिया गया था, यानी कि बहुत सबसे बड़ा सैन्य सम्मान अपने आप में होता है। हमारे यहाँ पर परमवीर चक्र होता है, सबसे बड़ा सैन्य सम्मान युद्ध काल के समय दिया जाने वाला, और शांति के समय अशोक चक्र होता है। तो इसी तरह से आयरन क्रॉस वहाँ का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान हुआ करता था, उससे इसको नवाजा गया। तो यहाँ से जो है इसकी धीरे धीरे पहचान बननी शुरू हुई। मैंने बताया था कि डायरेक्टली इसने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाकायदा बहुत ही अच्छी अच्छी स्पीचें दिया करता था, जिससे जो है उनका खून खौल उठता था, ठीक है, जर्मन सोल्जर्स का। उनके बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाले भाषण ये दिया करता था। बहुत ही ज़बरदस्त का वक्ता था, इतने ज़ोरदार भाषण दिया करता था कि क्या बताएं आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे इसकी स्पीच का जलवा आपका होने लगा। तो वहाँ की एक पार्टी थी,
ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसके बहुत सारे नेताओं के संपर्क में उसके बाद आ गया। उन्होंने देखा कि ये स्पीच तो बहुत जोरदार देता है, अगर ये हमारी पार्टी में शामिल हो जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, बाद में वो हिटलर को पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण देते हैं, उसको बताते हैं कि तुम्हारे पास नए नए अवसर आएंगे, ये होगा वो होगा। तो हिटलर जो है इस वर्कर्स पार्टी में ज्वाइन हो जाता है और बाद में इसी पार्टी को नाजी पार्टी बोला जाता है, जिसका मैंने आपको बता दिया प्रतीक चिन्ह क्या था, जो ये बाएं हाथ में धारण किया करते थे, स्वास्तिक। ठीक है, तो इस पार्टी में हिटलर अब ज्वाइन हो जाता है। अब देखो यहाँ से इसका उत्थान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, अब हिटलर का रोज का काम था, पार्टी संगठन के बहुत सारी रैलीज इत्यादि होती थी, सबसे आगे भाषण देने वाला बनता हिटलर। इतने गजब के भाषण देता था। देखो, जब वर्साई की संधि मैंने आपको बताया था, हिटलर जो जर्मनी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है। ठीक है, जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है, तो उसके बाद जर्मनी पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं कि तुम 1 लाख से ज़्यादा आर्मी अपने पास नहीं रख सकोगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध जर्मनी पर लगा दिए गए थे, उसके काफ़ी सारे इलाके छीन लिए गए थे, यानी कि बहुत ही बुरी तरह बेइज्जत किया गया था जर्मनी को। और इतनी करारी हार जर्मनी की इस युद्ध में हुई थी कि हिटलर का जो है उसके बाद धीरे धीरे उत्थान होने लगा। हिटलर जो है वर्साई की संधि की कड़ी आलोचना करता था, अपने भाषण में कहा करता था खास तौर पर कि ये जो यहूदी हैं, इन्होंने ही जो है हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हरा। कि ऐसा था नहीं कि यहूदियों ने भी जो है जर्मनी की ओर से लड़े थे, यहूदी भी, लेकिन ये अपने भाषणों में यहूदियों की और वर्साई की संधि की जमकर आलोचना करता था। यहूदियों के बारे में ये कहा करता था कि इनका तो जीनोसाइड कर देना चाहिए, इनको तो जर्मनी से भगा देना चाहिए। तो इस तरह के बहुत ही नफरत भरे भाषण ये दिया करता था और लोगों को पसंद आते थे। ठीक है, आमतौर पर कहते हैं कि जो आग लगाने वाले लोग ही लोगों को पसंद आते हैं, तो बिल्कुल जर्मनी में वहाँ के लोगों में यहूदियों के प्रति एकदम नफरत पैदा कर रहा था और जहर घोलने का काम कर रहा था समाज में। और लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी जो इसकी बातें थी वो बहुत पसंद आती थी। दिन पर दिन जो है हिटलर फेमस होता जा रहा था। इसकी सभा में 5,000, 10,000, 15,000 लोगों का आना एकदम कॉमन हो गया था। तो इस तरह से दिन पर दिन अब हिटलर जो है फेमस होता जा रहा था। इसके बाद एक दिन अचानक से ये प्रयास करता है तख्ता पलट करने का, 8 नवंबर 1923। तो सोचिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो है 1914 के समय इसको कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो 1914 से लगभग 9 साल हो चुके हैं। 9 साल में ये बंदा इतना खतरनाक हो गया कि अब सत्ता परिवर्तन करके खुद जो है जर्मनी का चांसलर बनने का प्रयास कर रहा है। देखिए 1918-19 में जो है इसको आयरन क्रॉस मिलता है, लोग जानने लगते हैं, धीरे धीरे और पहचानने लगते हैं इसके भाषणों की वजह से। तो हर्मन गोरिंग इसका बहुत ही विश्वसनीय दोस्त था और जब अंत समय में हिटलर आत्महत्या करता है तो इसके साथ ये व्यक्ति भी आत्महत्या करता है, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक इसके साथ हमेशा वो खड़ा था। तो हर्मन गोरिंग के साथ मिलकर ये तख्ता पलट का प्रयास करता है जर्मनी में। वहाँ के जो 3 टॉप जो लीडर्स थे जर्मनी के उस समय, उनको एकदम गन पॉइंट पर कैद कर लेता और बोलता है कि अब से जो है फ्यूरर यहाँ का मैं हुआ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसके ऊपर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाता है, जेल भेजा जाता है, 10 साल की सजा जो है उसको यहाँ पर मिलती है। हालांकि कुछ समय बाद मैंने आपको बताया था कि नाजी पार्टी से व्यक्ति जुड़ा हुआ था, जिसकी एसएस जैसी फोर्सेस थी, गेस्टापो बाद में बनाता है ये, जो काफ़ी कत्लेआम भी करते। तो इनकी सहायता से जो है इसको समय समय पर बेल मिल जाती थी। और जब ये जेल में था तब भी जो है जेल में ऐसा नहीं था कि इसके साथ कोई क्रूरता की गई हो। इसको जेल में अच्छा खासा सम्मान मिलता था। वहाँ के लोग काफ़ी मानते थे इसको कि यार तुम इतनी कम उम्र में जो है इतने बढ़िया तरीके से इतना तुमने तख्ता पलट का प्रयास किया, मज़ा आ गया बिल्कुल। क्योंकि देखो उस समय ऐसा था कि जर्मनी की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, उस पर इतना ज़्यादा युद्ध व्यय थोप दिया गया था कि जर्मनी इसको वहन नहीं कर पा रहा था और ये आलोचना करके जो है फेमस होने का प्रयास कर रहा था। हालांकि उस समय अमेरिका जो है जर्मनी की काफ़ी हेल्प करता है, उसको बहुत सारे लोन्स देता है। लेकिन 1929 में जब मंदी आती है अमेरिका में, पूरी दुनिया में मंदी आती है, तो अमेरिका में जो बड़े बड़े बिल्डिंग थे वहाँ के लोग सड़कों पर आ गए थे। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग में रहने वाले लोग झोपड़ी पे रहने लगे थे। तो कभी सेपरेट वीडियो 1929 की जो मंदी है उस पर बनाऊंगा, आपको तब देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक्स किस तरह से काम करती है। तो उसके बाद अमेरिका ने भी अपने लोन्स वापस लेने शुरू किए, जर्मनी की सरकार पर प्रेशर पड़ा कि अब हम काम कैसे चलाएं। तो इस समय हिटलर ने सरकार की आलोचना करके, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी मात्रा में जो है फैल गया था वहाँ पर, तो हिटलर ने बड़े बड़े भाषण देकर के जनता अपनी तरफ कर ली और तख्ता पलट करने का प्रयास किया। लेकिन तख्ता पलट सफल नहीं हुआ, इसको जेल उल्टा पहुँचा दिया गया। अब देखिए, मैं जैसा कि आपको बताता हूँ, नाजी पार्टी लगातार फेमस हो रही थी, हिटलर के भाषणों का जादू जो है जर्मनी पर चल रहा था और जर्मनी के जो लोग थे, अब अधिकांश लोग जो है नाजी पार्टी के ही क्या हो गए, सपोर्टर्स हो गए। तो 1932 में इलेक्शन होते हैं और जर्मनी के लोगों ने अपना दुर्भाग्य चुन लिया। हिटलर की ही जो पार्टी नाजी पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता में आ जाती है। ठीक है, तो इस समय जो है आपके
हिंडनबर्ग, ठीक है, पॉल हिंडनबर्ग वहाँ के राष्ट्रपति थे। और हिटलर बढ़िया तरीके से उनके पास जाता है, नमस्ते नमस्ते बोलता है और कहता है कि ठीक है, अब जर्मनी की जो नाजी पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो अब आप मुझको चांसलर बना दो। 2-3 बार ये रिक्वेस्ट करता, लेकिन हिंडनबर्ग जानता था कि ये बहुत ही बड़ा दुष्ट आदमी है। और इसके जब भाषण इससे पहले वायरल होते थे, जब ये भाषण देता था तो इतने नफरत भरे भाषण ये दिया करता था कि वो समझ गए कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसको अगर चांसलर बनाया जाता तो हमारे यहाँ पर आंतरिक युद्ध, बहुत सारे लोगों को ये मरवा देगा। तो वो पहले से जानते थे हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग जो है 2-3 दिन बाद 2-3 बार जो है इसके आमंत्रण को खारिज करते हैं। उस समय बताया जाता है कि स्माइलन और पेम्पॉन, ठीक है, ये दोनों चांसलर की रेस में थे। हिटलर तो था, लेकिन ये दोनों भी चांसलर की रेस में थे। पेम्पॉन कहीं ना कहीं हिटलर को सपोर्ट करते थे, लेकिन स्माइलन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन आखिरकार जैसा कि मैंने आपको बताया, एसए और एसएस इनके भी काफ़ी सारे अत्याचार उस समय चल रहे थे, और हिंडनबर्ग तो बाकायदा इनको बैन कर देते हैं। लेकिन आखिरकार जो है आपका हिटलर जर्मनी का चांसलर बनने में सफल हो जाता है। और जब ये चांसलर बनता है तो देखिए हिंडनबर्ग की उस समय एज थी 85 ईयर्स, और जब इसको चांसलर बनाते हैं तो उसके साल भर के भीतर इनकी मौत हो जाती है। और बताया जाता है कि जिस समय ये हिटलर को चांसलर बनाने का आदेश पारित करते तो बताया जाता है कि इनकी आंखों में उस समय काफ़ी आंसू निकले थे, ठीक है। और उस समय हिटलर की आर्मी, जो पर्सनल आर्मी थी एसए और एसएस, जो हिटलर के कहने पर कत्लेआम मचाती थी, यानी कि हिटलर एक जो है हिट लिस्ट जारी करता था। एसए और एसएस उस हिट लिस्ट में से लोगों को मारा करते थे बिल्कुल साइलेंटली, यानी कि एसए और एसएस के हाथ में जो आ जाए वो जिंदा बनी बचता था। तो वो आते हैं और कहते हैं कि हमने कर दिखाया, हेल हिटलर, इस तरह के नारे लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हिस्ट्री का सबसे बड़ा काला दिन था जिस दिन हिटलर को चांसलर बनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब देखिए हिटलर अब शुरू करता अपना एजेंडा, ठीक है। इससे पहले इसने क्या भाषण दिए थे, 1900 जो पहला विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो हम हारे थे, और इस हारने के जो जिम्मेदार थे वो सबसे पहले यहूदियों को ठहराता है, ठीक है। और इस समय, ठीक है, आप यकीन नहीं मानेंगे, इसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए, ठीक है। यहूदी बहुत बड़ी मात्रा में उस समय जर्मनी में हुआ करते थे, और इसने चांसलर बनने के बाद से ही अपने देश में यहूदियों का नरसंहार, यानी कि जीनोसाइड, यानी कि मैं इनकी जो है जड़ें ही खत्म कर दूंगा, सारे के सारे यहूदियों को ही मार डालूंगा, ठीक है। तो एकदम यहूदियों का नरसंहार करना शुरू करता है, लगभग 60 लाख यहूदियों को, ठीक है। गेस्टेपो नाम की इसने एक जर्मन फोर्स तैयार की थी, एसए और एसएस तो थे ही, ठीक है। गेस्टेपो नाम का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन भी इसने बनाया था, और लगभग 60 लाख यहूदियों की जो है इसने हत्या कर दी, ठीक है। तो देखो यहूदियों को ये लोग घेटो नाम से संबोधित करते थे। घेटो का मतलब होता है सबसे नीच, यानी कि जो नीच और में भी नीच प्राणी होते हैं उनको घेटो कहा जाता था। तो घेटो नाम से जो है यहूदियों को संबोधित किया करता था। और ख़ास बात यह है कि जो जर्मन्स थे वो भी इन यहूदियों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अगर आपने ये देखा ही होगा कि जहाँ पर कोई धर्म के लोग अगर अल्पसंख्यक होते हैं तो उनको आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जर्मनी के लोगों में भी इसने इतना जहर खोल दिया था इन यहूदियों के प्रति, वो लोग भी आमतौर पर इनको पसंद नहीं करते। तो देखो इसने क्या किया, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप इसने लगाने शुरू किए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या होता था, अलग अलग तरीके से यहूदियों को मारा जाता, सर में गोली मार दो, ठीक है, गर्म तेल में उनको डाल दो, उनकी हत्या कर दो, मतलब बहुत ही बुरी तरह से जो है यहूदियों की इसने हत्या की थी। एक बहुत बड़ा कमरा होगा, बाहर से छोटा सा छेद बनाओ, उसके अंदर से जहरीली गैस डाल दो, लोगों को मारो, फिर उनको दफना दो, फिर ऐसे दूसरे लोगों को मारो। एक महिला जो है यहाँ से जिंदा बच गई थी, वो भागने में सफल हो गई थी। बाद में अपनी आप बीती सुनाती है कि हिटलर ने बाकायदा एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक बहुत बड़ा कुआं खोद रखा था। कुआं का जैसा जो है कुएं होते हैं, ठीक उसी के जैसा एक गड्ढा खोद रखा था, जहाँ पर बहुत सारे यहूदी बच्चों को मारकर डाला हुआ था, और बाद में उनको वहाँ पर जला दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसने यहूदियों का नरसंहार किया, अपने विरोधियों का भी नरसंहार करना शुरू किया। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति अर्नेस्ट रोहेम का नाम सामने आता है। ये आर्मी में जनरल थे उस समय पे। तो बहुत सारे इनकी आर्मी के जनरल जो है इनके विरोध हो गए कि भाई ये हिटलर कर क्या रहा है, 60 लाख यहूदियों को मार डाला, अपने यहाँ के कई सारे लोगों को मारने से शुरू किया। तो वहाँ पर कुछ जनरल्स जो है इसके विरुद्ध हो जाते हैं। तो उसके बाद ये घटना सामने आती, बहुत ही फेमस घटना है नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी घटना है जिसमें एडोल्फ हिटलर ठीक सवेरे 3:30 बजे ये अर्नेस्ट रोहेम अपने होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ पर दंदनाता हुआ जाता है और इसकी कनपट्टी में सीधा बंदूक तान देता है, ठीक है। और अर्नेस्ट रोहेम की बात करें तो ये हिटलर का बहुत पुराना करीबी दोस्त था। जब हिटलर का उदय होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तब से लेकर अब तक हिटलर के साथ था। लेकिन अभी जो हिटलर अत्याचार करता है तो ये हिटलर के विरुद्ध हो जाता है और इसके कनपट्टी में बिल्कुल बंदूक तानता। और देखो ऐसे लोगों को बहादुर कहना चाहिए। देखो हिटलर जैसे जो भाषण देते थे नफरत, इन लोगों को बहादुर नहीं कहना चाहिए।
अर्नेस्ट रोहेम की कनपट्टी में जब ये पिस्टल रखता है तो अर्नेस्ट रोहेम कहता है कि मार दे मुझको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हालांकि हिटलर इसको मारता नहीं है क्योंकि इसका बहुत करीबी था, अन्यों के माध्यम से इसको मरवाता और इतना ह्यूमिलिएट करके, इतना अपमानित करके मरवाता है कि बहुत सारे सैन्य अफसर, तकरीबन 200-300 के आसपास सैन्य अफसर थे, इनके पूरे कपड़े उतारे जाते हैं, इनको नग्न अवस्था में जो है इनकी परेड निकाली जाती है और फिर इनकी हत्या की जाती है, एक तरह से दिखाने के लिए, अन्य सैन्य अफसरों को संदेश देने के लिए कि अगर मेरा विरोध करोगे तो ठीक नहीं होगा। मैंने अपने जब सबसे करीबी व्यक्ति अर्नेस्ट रोहेम को मार दिया तो तुम क्या चीज़ हो। तो अपने सैन्य अफसरों में और अपनी पार्टी के, नाजी पार्टी के लोगों में भय दिखाने के लिए नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स की घटना इसने की थी, बहुत ही फेमस है, पूरी दुनिया में इसकी आलोचना होती है किस तरह से हिटलर अपने सैन्य अफसरों के कपड़े उतार कर उनसे परेड कराता है और बाद में उनकी हत्या कर देता है, जिसमें सबसे बहादुर व्यक्ति अर्नेस्ट रोहेम थे, जिसने हिटलर के सामने आने के बावजूद, नहीं तो आमतौर पर जब किसी की कनपट्टी में बंदूक रखी होती है तो वो दूसरे के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने का प्रयास करता है कि मेरे को छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन अर्नेस्ट रोहेम इतने बहादुर व्यक्ति, उन्होंने हिटलर को मुंह पर बोल दिया। सोचे जो दुनिया का इतना बड़ा तानाशाह जिद्दी अपनी ही करने देता है, उसको एक बहादुर आर्मी का अफसर इस तरह जवाब देता है कि हाँ मारना मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको, तो इस तरह का जवाब हिटलर को देते हैं, ठीक है। तो बहुत बहादुरी की बात अपने आप में थी। तो देखिए इसके बाद जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हिटलर अपने एजेंडा में आगे बढ़ता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो एक दिन बढ़िया तरीके से टेबल चेयर इसने लगाई, अपने सैन्य अफसरों के साथ इसने बैठक की और इसमें अपनी ओर से जो है प्लान ये तैयार करके बताता है कि एक हम काम करते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रिया पर धावा बोलते हैं, फिर उसके बाद चेकोस्लोवाकिया पर अटैक करेंगे, फिर पोलैंड पर अटैक करेंगे कब्जा करते हुए, फिर फ्रांस पर अटैक करेंगे, फिर इंग्लिश चैनल होते हुए ब्रिटेन पर कब्जा कर लेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा प्लान ये तैयार करके अपने साथियों को बताता है और पूछता कैसी रही, कैसा लगा मेरा प्लान। तो सब बोलते हैं भैया एक काम करो, रुक जाओ, अभी हमारी सेना जो है इतनी बढ़िया तरीके से सेट नहीं है, पहले हमको आने वाले 2-4 सालों तक अपनी सेना का संगठन मजबूत करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि वर्साई की संधि में जो बातें लिखी गई थी उनकी इसने उल्लंघन करना पहले से शुरू कर दिया था। 1 लाख से अधिक की सेना नहीं बना सकते हो था, लेकिन इसने 40 लाख की सेना खड़ी कर दी, ठीक है। तो उन्होंने बताया, इसके जो करीबी साथी थे, जो इसके करीबी सैनिक थे, मसोलिनी इस मीटिंग में उपलब्ध था। मसोलिनी इटली का तानाशाह था। देखो मसोलिनी जानता था कि हिटलर नंबर 1 का झूठा व्यक्ति है, ठीक है, इस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि मसोलिनी और हिटलर बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोस्ती में उसको पता चल गया था ये बात कि ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका चल रहा था तो उसमें शुरू में मुसोलिनी हिटलर के साथ युद्ध में नहीं कूदा था। उसने कहा कि मुसोलिनी की ये नीति थी और उसको बहुत बेहतर भी माना जाना चाहिए अपने आप में, एक मतलब बेहतर नीति इसको माना जाना चाहिए कि पहले हिटलर जब अटैक कर रहा है तो उसको देखते हैं ये सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सफल हो जाएगा तो उसके बाद हम भी हिटलर का साथ देंगे, अगर असफल होगा तो फिर हम साइड में हो जाएंगे। तो इस तरह की नीति में मुसोलिनी आपका बढ़ता है। तो सबसे पहले देखिए हिटलर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अपने सैन्य अधिकारियों का परामर्श वो स्वीकार नहीं करता है और सीधा अब ऑस्ट्रिया पर अटैक करने का प्लान बनाता है, ठीक। अब देखिए ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया में जो चांसलर थे उनका नाम था कर्ट वॉन शुशनिक, ठीक है, ये वहाँ के चांसलर थे। तो एक दिन हिटलर इनको अपने पास बुलाता तो खैर क्या है, इसकी अपनी खुफिया सेना थी, उसको भेजता है बढ़िया तरीके से। शुशनिक जो है अपनी कार में जा रहे थे, अचानक से सैनिकों ने उनको घेर लिया और वो सैनिक कहते हैं कि फ्यूहरर का बुलावा आया है और इसको जो शुशनिक है इनको लाया जाता है जर्मनी में हिटलर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। हिटलर इनको जो है एक समझौता इनके साथ करने का प्रयास करता है कि बेटा एक काम करो, हम तुम पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, तुम पहले ही सरेंडर कर दो, ठीक है, अगर सरेंडर कर दोगे तो लाखों लोगों की मौत नहीं होगी अपने आप में। तो ऑस्ट्रिया के जो शासक शुशनिक थे, जो वहाँ के चांसलर शुशनिक थे, वो पहले तो मना कर देते, लेकिन बाद में समझ जाते कि अगर हम तो छोटे से देश हैं अपने आप में, ठीक है, और अगर उसने अटैक कर दिया तो लाखों लोगों की मौत होगी। तो ऑस्ट्रिया जो है पहले ही सरेंडर कर देता। जैसे ये खबर सामने आती है तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने जो है जर्मनी के आगे सरेंडर कर दिया। हालांकि उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के जो चैम्बरलिन थे, नेविल चैम्बरलिन थे, वो हिटलर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो भाई तुम ये युद्ध की तैयारी करना छोड़ दो, अगर युद्ध होता है, क्योंकि नेवल चैम्बरलिन जो है जानते थे कि अगर युद्ध इस तरह से होगा तो लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। तो हिटलर के साथ वो समझौता करते हैं तो कि तुम एक काम करो, चेकोस्लोवाकिया के थोड़े इतने इलाके ले लो, ये इलाके ले लो, ये इलाके ले लो। और हिटलर बिल्कुल एकदम कहता है कि हाँ ठीक है, हमको युद्ध नहीं करेंगे, तुम हमको ये इलाके दे दो। और हिटलर जो है समझौते के माध्यम से चेकोस्लोवाकिया के कुछ इलाके पर कब्जा कर लेता और भी कुछ सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो है इसको समझौते के माध्यम से मिल जाते। लेकिन जैसा मैं बता चुका हूं आपको,
हिटलर था नंबर 1 का झूठा, उससे समझौता करके कुछ क्षेत्र अपने में हासिल कर लिए, फिर और आगे अटैक कर दिया। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका सब देश शांति थे लगभग, क्योंकि अभी तक उनको ऐसा खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इसी बीच हिटलर क्या करता है, इटली और रशिया के साथ समझौता कर लेता है। देखिए स्ट्रेटेजिक महत्व ये होता है कि देखो उसने रशिया के साथ अपना समझौता किया था कि तुम जो युद्ध होगा उसमें बीच में इंटरफेयर मत करना, तुम तटस्थ रहना, मैं जो है पूरे के पूरे यूरोप पर कब्जा करूंगा, फ्रांस ब्रिटेन सब पर कब्जा करूंगा और इसके कुछ इलाके जो है मैं तुमको दे दूंगा। हालांकि रशिया के साथ ये एग्रीमेंट करता है और बाद में सीधा रशिया पर ही अटैक करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी भूल होती है। तो मैं बता चुका हूं हिटलर की जो धोखा देने की नीति है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। तो देखिए मैंने आपको बता दिया अब तक कि ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर इसने जो है कब्जा कर लिया। ठीक है, अब ये क्या करता, पोलैंड पर अटैक कर देता। अब जब पोलैंड पर अटैक करता तो पहली बार दुनिया का ध्यान इस पर जाता। ये वही पोलैंड है, आपने परसों सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में चल रहा था कि रशिया ने इसके ऊपर मिसाइल चला दी। जब यूक्रेन और रूस का आजकल आपका युद्ध चल रहा है, पोलैंड एक नाटो कंट्री है और नाटो कंट्री की विशेषता ये होती है कि अमेरिका के नेतृत्व में रूस के खिलाफ एक गठबंधन है। अगर नाटो के किसी एक देश पर अटैक हो जाता तो सारे के सारे देश मिलकर उस पर अटैक कर लेंगे। हालांकि बाद में पोलैंड खुद ही इस बात को नकारता है कि ये मिसाइल रशिया ने नहीं चलाई थी, बल्कि मिसाइल यूक्रेन ने चलाई थी, ताकि जो नाटो है वो रशिया पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाए। तो इस तरह के आपके काम होते रहते। तो देखो जो हमारा जो हिटलर है अब वो पोलैंड पर अटैक करता है। तो पोलैंड पर जैसे ही अटैक कर लेता है तो फ्रांस और ब्रिटेन समझ जाते हैं कि हिटलर की नीयत क्या है। हिटलर चाहता है पूरे यूरोप पर अटैक करना। तो फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड की सहायता के लिए आ जाते हैं पोलैंड में, और यहाँ पर हिटलर की सेना के बीच में और फ्रांस ब्रिटेन और पोलैंड की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में हिटलर की जो सेना है वो इतनी बहादुरी के साथ लड़ती है कि फ्रांस ब्रिटेन और पोलैंड तीनों की संयुक्त सेना को जंग में हरा देती है। फ्रांस और ब्रिटेन की सेना तो वहाँ से पीठ दिखाकर भाग खड़ी होती है। तो बहुत ही बड़ी जबरदस्त जीत हिटलर के लिए यहाँ पर पोलैंड में थी। और हिटलर का जो आत्मविश्वास है वो पोलैंड को जीतने के बाद 7वें आसमान पर चला जाता है। फिर धीरे धीरे देखते ही देखते नॉर्वे पर ही अटैक करता है, डेनमार्क पर अटैक करता है। सबसे इसके बाद केवल यूरोप के 2 देश के सामने बच गए थे, एक है फ्रांस और दूसरा क्या है ब्रिटेन। लग रहा था कि फ्रांस को जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो फ्रांस पर अटैक किस तरह से जीतता है इसके वीडियोस में आपको बाद में अलग से भी देने का प्रयास करूंगा। तो देखते ही देखते फ्रांस पर भी इसका जो है कब्जा हो जाता है। हालांकि फ्रांस में इसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंततः जो है फ्रांस को भी जीत जाता। तो देखिए अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि यूरोप की हालत बिल्कुल एकदम खराब हो गई थी। जर्मनी ने पूरे के पूरे यूरोप में कब्जा कर लिया था, केवल उसके सामने ब्रिटेन बचा था। ठीक है, इधर लीबिया मुसोलिनी इसका फ्रेंड था, उसके साथ इसकी अच्छी खासी संधि थी। और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के साथ भी इसने समझौता कर रखा था कि तुम हमारे बीच में जंग में मत पड़ना। तो देखो अब आप सोचेंगे कि जर्मनी एकदम छोटा सा 1918 में बुरी तरह हारा था, वर्साई की संधि इसके ऊपर हुई थी, इतनी जल्दी जो है इसने पूरे के पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया। तो सामने केवल ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन के साथ जब इसका वॉर होता तो ब्रिटेन की जो वायुसेना है, ठीक है, जो वहाँ की रॉयल एयरफोर्स होती है, वो जर्मनी को बहुत सारे स्थानों पर जो है बहुत ही करारा जवाब देती है। तो हिटलर समझ गया कि ब्रिटेन से पंगा लेना उतना ठीक नहीं होगा। तो अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, हिटलर ने ठान रखी थी विश्व विजेता बनने की। तो हिटलर, जैसा मैंने बताया था आपको कि रशिया के साथ इसने समझौता कर रखा था कि हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे। मैंने बताया है आपको कि हिटलर नंबर 1 का धोखेबाज था, अपना फायदा वो देखता है, दूसरे का नहीं देखता है। ये सीधा सोवियत यूनियन पर ही चढ़ जाता है, यानी कि रशिया पर अटैक कर देता है। स्टालिन वहां का डिक्टेटर उस समय हुआ करता था, और यही इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। देखिए इसने सोचा था कि सोवियत यूनियन की सेना बहुत कम होगी, वहाँ की रेड आर्मी बहुत कम होगी, लेकिन सोवियत यूनियन की सेना इसकी सेना की तुलना में भी उससे 10 गुना बड़ी थी। ठीक है, यानी कि जितना इसने सोचा था उससे 10 गुना बड़ी सोवियत की सेना थी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि वहाँ पर मौसम जो है बहुत ज़्यादा बदल जाता है। जर्मन सोल्जर्स को उस मौसम में, वहाँ पर जो बारिश का मौसम उस समय था, कीचड़ था, इनके टैंक इत्यादि सब वहीं पर धंस जाते हैं। और बैटल ऑफ लेनिनग्रैड और स्टालिनग्रैड ये 2 होते, कभी इनके बारे में पृथक से वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो इन युद्ध में जो है जर्मन सेना को बहुत ही बुरी तरह से हराया जाता है। और यहाँ से तो सोचिए बर्लिन से चल रही जो आपकी हिटलर की सेना थी, आगे बढ़ते 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 सोवियत यूनियन के अंदर तक प्रवेश कर जाती है। सबसे पहले जीतती है, लेकिन बाद में सोवियत यूनियन को ऐसा हराता है कि जर्मनी तक वापस पहुंचा देता है। अंत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन को रूसी सैनिकों ने घेर लिया था। अब इस समय सबसे बड़ी घटना क्या होती है आपको बताना चाहता हूं। देखो मुसोलिनी की हत्या हो जाती है पीट पीट कर। ठीक है, मैंने बताया था वहां पर जो इटली है वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। मुसोलिनी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, जहां से हिटलर इसको निकलवाता है, क्योंकि दोस्त था इसका, तो हिटलर उसको निकलवाता है। रास्ते में विद्रोहियों के हत्या पड़ जाते हैं, इसकी पीट पीट कर हत्या हो जाती है और इसके शव को बाकायदा उल्टा लटका दिया जाता है। इतनी विभत्स हत्या ये अपने आप में थी कि हिटलर इस शव को देखकर डर गया था। जब उसको पता चलता है कि उसके दोस्त मुसोलिनी की हत्या कर दी थी इटली वालों ने,
तो उसके बाद ये समझ गया था कि अगर मान लीजिए युद्ध तो हार ही गया हूँ, राजधानी पर जो है रशिया का कब्जा हो गया है, तो किसी भी समय अगर मैं सरेंडर कर दूंगा तो मसोलिनी तो 2-3 लाख लोगों का ही हत्यारा था, मैं तो इससे कई ज़्यादा 3 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार हूँ, तो मेरा ये क्या हास्य करेंगे। ठीक है, तो इसी डर से जो है 30 अप्रैल 1945 को जो है बर्लिन में एक सेना का बंकर था, वहाँ पर ये आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या करने से ठीक एक दिन पहले इसकी प्रेमिका थी, उसका नाम था इवा ब्राउन, ठीक है, उसके साथ शादी करता और अगले दिन दोनों मिलकर के आत्महत्या कर लेते, क्योंकि इसको पता था कि अगर पकड़ा गया तो बहुत ही बुरी तरह से रशियन सैनिक पहले तो उसको टॉर्चर करेंगे और फिर फांसी पर भी लटकाएंगे, बहुत ही बुरी तरह मारा जाऊंगा, इसलिए मेरा शव तक जो है इनको नहीं मिलना चाहिए। और ये अपने सैनिकों को बाकायदा हुक्म देता है कि तुम अभी के अभी मेरी जो बॉडी है इसको जला दो, ताकि मेरी बॉडी का एक पार्ट तक जो है रशियन सोल्जर्स को न मिल सके। तो ऐसा ही वो लोग करते हैं। 30 अप्रैल 1945 को इस तानाशाह ने आत्महत्या कर ली, 3 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार, यानी कि 3 करोड़ लोगों को मारा और फिर लास्ट में खुद भी आत्महत्या कर ली। जर्मनी का इसको दुर्भाग्य कहें कि जर्मनी को सोवियत सैनिकों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जर्मनी के इतना बसा बसा शहर जो है वहाँ के उजड़ के कई लोग वहाँ के मारे गए। और मैंने जैसा आपको बताया था हरमन गोरिंग इसका बहुत अच्छा दोस्त था, जब इसने तख्ता पलट का प्रयास किया था तो इसके साथ जेल भी गया था। ठीक है, ये भी आत्महत्या कर लेता है यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ। इसके 5-6-7 बच्चे मेरे ख्याल से थे जो छोटे छोटे थे, उनको भी जो है मार डाला जाता है कि गोली खिलाकर, जहर खिलाकर उनको भी मार, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है, उनको भी मार डाला जाता है। जर्मनी का विभाजन हो जाता है, यूएन की स्थापना हो जाती है, ठीक है, जापान पर बम गिर जाता है, वो सरेंडर कर देता है, जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। तो जर्मनी का विभाजन हो जाता है, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, ठीक है, वेस्ट जर्मनी में यूएसए का कब्जा हो जाता है, ईस्ट में रशिया का कब्जा हो जाता है 19, और उसके बीच में जो है दीवार बना दी जाती है जो 1991 में टूटती है। तो ये सारी कहानी इसके बाद आगे की है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो देखो हिटलर कितना बड़ा तानाशाह था, तो कभी भी जो पढ़े लिखे और सभ्य लोग होते हैं कभी भी ऐसे लोगों के फॉलोवर नहीं बनते हैं जो मार काट की नीति अपनाते हैं। देखिए जो अनपढ़ लोग होते हैं जिनको कुछ खास पता नहीं होता है, उन्हीं लोगों को इस तरह के भाषण पसंद आते हैं। तो हिटलर क्या था, कुछ भी नहीं था, पढ़ने में वो जीरो था, जिद्दी टाइप का था, लड़ जाएगा, डिबेट करता था तो सामने वाले को बिल्कुल डांट ही देता था, मतलब अपनी ही करता था हर जगह पर, ठीक है, कोशिश करता था कि जहाँ पर चले मेरी ही चले, जो हूँ मैं ही हूँ, इस तरह का एकदम घमंडी और जिद्दी टाइप का व्यक्ति था। उसको सत्ता पर बैठाया किसने, जर्मनी के लोगों ने। तो कल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी हारा था, जर्मनी के लोगों को भरोसा दिया था इसने कि मैं तुम्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिताऊंगा, जर्मनी का स्वाभिमान वापस लेके आऊंगा। तो इस तरह के बड़े बड़े नारे करने वाला जो व्यक्ति था, अंत में उसका किस तरह से अंत हुआ आप सभी ने देख लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी के लिए लाभदायक रहा होगा। चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।